हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 18 को, जो कि बहुत दिन चला था, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 18 में जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई कोई आपका टॉपिक है तो आप मुझे बता दीजिए, है ना। तो किसी ने नहीं बताया, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीज़ याद है, आपको कोई दिक्कत नहीं उनमें ना। चलिए, तो एक बच्चे का जो क्वेश्चन है वो है कि सर खुला और बंद परिसंचरण तंत्र को दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ देर उसके बारे में बात करता हूं और उसके बाद हम फिर अपने न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र को समझिए। देखो, बहुत सिंपल सा है, एक बार अपने माइंड में कंसेप्ट सेट कीजिए। अच्छा, खुले का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब खुले माध्यम से। बंद का मतलब बंद ही बंद। क्लियर? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हाँ, मेरे पास एक मक्खी है। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? चलिए, यानी कोई भी सदस्य है मेरे पास आर्थ्रोपोडा संघ का, जिसमें हमारे कीट आते हैं, मक्खी, मच्छरी, जितने और भी कीट है ना, वो सभी कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। या मोलस्का, जैसे हमारे घोंघा, शंख जो बजाते हैं ना, शंख, तो जो शंख के अंदर एक जीव रहता है ना, जो शंख है वो एक जीव का क्या है, बाह्य कंकाल है, मतलब उसका आवरण है ऊपर का, जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करता रहता है। तो होता क्या है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये उसका हर्ट है। ठीक है, किसका? एक मोलस्का संघ के प्राणी का हर्ट है। ठीक है, अब इस हर्ट में क्या होगा भाई, छोटा सा हर्ट होता है इनमें, मतलब कंप्लीट हर्ट नहीं होता, जो आपका हमारा हर्ट होता है ऐसा नहीं होता। तो ये हर्ट क्या करता है, अब हर सदस्यों में भी नहीं होता। ठीक है, इस हर्ट ने क्या किया, इसने एक धमनी के माध्यम से, यह है धमनी, ठीक है, इस धमनी के माध्यम से रक्त को पंप किया। ठीक है, लेकिन इस प्राणी के अंदर क्या सिस्टम होता है कि ये जो धमनी है थोड़ी दूर चलकर ही खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल यहां पर ये खत्म हो गई, है ना। अब जो ब्लड है भाई, वो कुछ दूरी पे तो धमनी में चला, है ना, और कुछ दूरी में धमनी पर चलने के बाद जो ब्लड है वो कहां पर फैल गया, इस अंतराली ऊतक में। मतलब ये इस जीव का कोई शरीर मान लीजिए ये इसकी शरीर है, ये है ना, तो ये हार्ट ने ब्लड को पंप किया धमनी में, तो धमनी में कुछ दूर चलने के बाद उसने क्या किया कि यहां से ये ओपन थी, खुली हुई थी धमनी, तो जो रक्त है अब वो ऊतकों के मध्य प्रवाहित हो रहा है, ऊतकों के मध्य, बिना किसी वाहिका की सहायता से। क्लियर? अब ये जो ऊतकों में प्रवाहित हुआ, तो यहां ये मान लीजिए ऑक्सीजन युक्त था और ये अशुद्ध हो गया या जो भी है ना, तो ये जो रक्त है ना वो वापस एक खुले मुंह वाली सिरा, ये सिरा है जिसका मुंह भी खुला हुआ है, तो ये जो रक्त है पूरे शरीर में प्रवाहित होने के बाद इस खुले मुंह वाली सिरा में आ जाता है और इस सिरा से वापस कहां पहुंच जाता है, हार्ट में। समझ में आ गई बात? तो देखिए, इस प्राणी में परिसंचरण तंत्र तो हो गया, मतलब हार्ट से धमनी के द्वारा बाहर निकला और सिरा के माध्यम से वापस आ गया। क्लियर? अच्छा, परिसंचरण तो हो गया, लेकिन एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, क्या इसमें जो रक्त है बंद रूप से ही चला है क्या? बंद रूप से ही परिवहित हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि धमनी में कुछ दूर चलने के बाद ये खुले माध्यम में प्रवाहित हुआ था और फिर वापस से खुले मुंह वाली शिरा से वापस हार्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। एक सिंपल सी बात है कि यदि ब्लड कंप्लीट रूप से वाहिकाओं में बंद होकर प्रवाहित नहीं हो तो हम उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की, मतलब हमारी। तो देखिए हमारे अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है भाई हार्ट। तो ये हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को इसने पंप किया धमनी के माध्यम से, करता है भाई धमनी में, है ना, महाधमनी में पंप किया। लेकिन अब हमारी धमनी क्या होती है, हमारी जो धमनी होती है वो छोटी छोटी धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ रही बात। ये धमनी है जो बहुत ही छोटी छोटी धमनिकाओं में क्या हो गई, विभाजित। और ये जो धमनिकाएं हैं वो हमारी बनाती हैं छोटी छोटी कैपिलरी, जिनको हम केशिका बोल के चलते हैं। इस प्रकार बहुत ही बारीक, ठीक है, केशिका बन गई। और ये जो केशिका हैं इनका संबंध फिर हो जाता है शिरिकाओं से। ये इस प्रकार का ऐसा जाल होता है और यहां पर हमारी ये बहुत छोटी छोटी बन जाती हैं, कौन, शिरिकाएं। मैं इनको शिरिकाएं बोल रहा हूं। ये धमनिका हैं और ये बीच में है केशिका। और ये शिरिकाएं जो होती हैं वो कॉमन होकर खुलती हैं किसमें, एक शिरा में। किसमें भाई, शिरा में। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? तो हमारी बॉडी के अंदर जो जाल है रुधिर वाहिकाओं का वो इस प्रकार होता है ना। तो हुआ क्या कि जो ब्लड धमनी में आया तो धमनी से कहां जाएगा, धमनिकाओं में, और धमनिकाओं से कहां जाएगा, केशिकाओं में। कहां पे जाएगा, केशिकाओं में। और केशिकाओं से विसरित होकर ये हमारे किसके पास जाएगा, ऊतकों के पास जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है वो एक बंद वाहिका के माध्यम से ही ऊतक तक पहुंच रहा है ना। और ऊतक से जो अशुद्ध रुधिर है वो डायरेक्ट यहां आकर केशिकाओं में, केशिकाओं से जाता है शिरिकाओं में, शिरिकाओं से जाता है शिरा में, और शिरा से वापस कहां आ जाता है, हार्ट में। क्लियर। तो एक बात अब मुझे आप यहां पे बताइए, क्या इस परिसंचरण तंत्र में ब्लड स्वतंत्र रूप से परिवहित हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हार्ट से ब्लड निकला तो बंद वाहिका में, और आया तो भी बंद वाहिका में। अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है जिसमें ब्लड हमेशा बंद वाहिकाओं में ही प्रवाहित हो, है ना। लेकिन यहां पे क्या था, थोड़ी दूर चलने के बाद ये खुले माध्यम में प्रवाहित हुआ था। समझ में आ गई भाई। तो आजाद, ये है भाई तेरा खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। अब आप समझ में आ गई होगी बात, है ना। हाँ, आजाद का क्वेश्चन था भाई, ये बड़ा अच्छा लड़का है पढ़ने में, है ना। हाँ, क्वेश्चन करता ही रहता है, अच्छी बात है। और देखो, यदि हमें कोई डाउट होता है तो पूछना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमारा काम समझाने का है, आपका काम समझने का और क्वेश्चन पूछने का है, डाउट क्लियर करने का है, ठीक है। तो हमारे और अपने कॉम्बिनेशन को बनाई रखिए इसी प्रकार है। तो भाई बात समझ में आ गई, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र की। मतलब अपने माइंड में एक छोटी सी बात याद रखो, क्या यार, खुला परिसंचरण है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राणी के अंदर जो रुधिर है
वो कंप्लीट रूप से बंद वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। और बंद परिसंचरण तंत्र है तो इसका मतलब ये है कि इस प्राणी के अंदर जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक कंप्लीट रूप से बंद वाहिकाओं में ही हो रहा है, ये बात है केवल, है ना। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये ओपन माध्यम में था और यहाँ पे ये बिल्कुल बंद चल रहा है, और देखो बिल्कुल बंद सिस्टम में ही वापस हार्ट में भी आ रहा है, कहीं भी इसको फ्री घूमने की जगह नहीं मिल रही, ठीक है। और मैं आपको बता दिया ना, देखो धमनी होती हैं जो शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती हैं, है ना। धमनी डिवाइड हो जाती हैं धमनिकाओं में, बिल्कुल इसी प्रकार का सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होंगी जिसको धमनिका बोलेंगे, और धमनिका जुड़ी रहती हैं केशिका से। जो मैं कैपिलरी बोल रहा हूं ना, केशिका, ये सबसे सूक्ष्म रुधिर वाहिका होती है, सबसे छोटी, और इनका ही काम होता है कि शुद्ध रुधिर को ऊतक तक पहुंचाना और अशुद्ध रुधिर को ऊतक से शिरा में पहुंचाना। आपको याद रहना चाहिए कि जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रुधिर का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, हाँ, मतलब लेके आती हैं, है ना। तो केशिका जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल बिटवीन दोनों के, शिरिका और धमनिकाओं के, ये शिरिका हैं ये धमनिका हैं, ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एक कैपिलरी है ना, ये एक प्रकार से मीडिएटर की तरह काम करती हैं, है ना। शुद्ध रुधिर को यहाँ से लेंगी ऊतक तक पहुँचाएंगी, ऊतक से अशुद्ध रुधिर को लेकर शिरिकाओं तक पहुँचाएंगी, बस ये सिस्टम होता है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया आपको ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने बात करते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर, और ये जूलॉजी का अभी मैं आपको लास्ट चैप्टर करा रहा हूं, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर हम अपने स्टार्टिंग के चैप्टरों की बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारी जूलॉजी का यहाँ पर आपके लिए। वैसे तो अभी और चैप्टर है, वैसे 4-5 चैप्टर बचे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब एक शॉर्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कोर्स है भाई, है ना। मुझे तो एनसीईआरटी ना बहुत ही पसंद है ना, बहुत सिंपल, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, एक नॉलेजेबल वाली, है ना, बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें, और मोस्टली सबसे बड़ी बात है अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, तो आप सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम डालिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका नाम डालना, ठीक है। अपने को पता भी होना चाहिए, इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। हाँ, तो इंग्लिश शब्द हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लिए काम का है, इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आगे जब भी आप कोई तैयारी करने जाएंगे ना तो वहाँ जो लेक्चरर होते हैं वो हमेशा इंग्लिश वर्ड का ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन हम आपकी उस समस्या को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये है अपना चैप्टर नंबर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो आप यहाँ पे मोस्टली आपको क्या समझना है, उत्सर्जी का मतलब होता है एक्सक्रीटरी, ये इंग्लिश शब्द आप याद रखना, एक्सक्रेशन,
एक्सक्रीटरी, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात? हाँ, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और निष्कासन का मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर? एलिमिनेशन। क्या याद रखना है? एलिमिनेशन। अब जैसे वहाँ जब भी आप तैयारी करने जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जब एलिमिनेट हो जाते हैं ये ना, तो आप देखते रहेंगे सर ये एलिमिनेट क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप कोई बड़ी कोचिंग लेने जाते हैं ना, तो वहाँ क्या है, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं, थोड़ा अपना इम्प्रेस जमाने के लिए टीचर भी यूज करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो वो बोलते हैं कि भाई जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और उनका जैसे एलिमिनेट होते हैं, वो उनका एलिमिनेशन होता है, तो आप उनकी तरफ देखेंगे यार ये एलिमिनेशन क्या चल रहा है आखिर, है ना। तो इसलिए हमें अपने मोस्ट वर्ड, अब पूरी इंग्लिश भी नहीं पढ़नी, उतने मोस्ट वर्ड हमें पढ़ने हैं जो मेडिकल भाषा में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर डाल लिया आपने। अब मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है वो हमारे बॉडी की चौथी इंपॉर्टेंट क्रिया है। चौथी इंपॉर्टेंट क्रिया का मतलब मैंने 3 इंपॉर्टेंट जैविक क्रिया जो हैं आपके शरीर के अंदर वो मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट वन डाइजेशन, सेकंड वन रेस्पिरेशन, थर्ड वन सर्कुलेशन। समझ में आई बात? पाचन के बारे में हमने पढ़ लिया, श्वसन के बारे में हमने पढ़ लिया, और परिसंचरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इन 3 क्रियाओं के बारे में अब हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार भोजन का डाइजेशन होता है, हाँ, किस प्रकार हम रेस्पिरेशन क्रिया करते हैं, किस प्रकार जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है ना, ये सारी चीज़ें हम अपने 3 चैप्टरों के माध्यम से जान चुके हैं। अब चौथा जो सिस्टम है, चौथी जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, वो क्या है? वह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्सर्जी उत्पाद बनते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उनको हम एलिमिनेट कैसे करें, निष्कासित कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें मोस्टली मैं आपको बता दूं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं, है ना। उत्सर्जन तंत्र में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वही हमारा उत्सर्जी अंग है। अब हर प्राणियों में उत्सर्जी अंग भी अलग अलग होते हैं, सभी में किडनी उत्सर्जी अंग नहीं होता। ये सारी चीज़ें जब हम बॉटनी के अंदर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब अपने टॉपिक की अब हम बात करते हैं भाई। तो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से अपनी किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें सबसे पहले हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम मोस्ट वन अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाविधि देखेंगे जिसको हम यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मोस्टली एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो है यूरिन। यूरिन मीन्स मूत्र। ठीक है, तो इनके इंग्लिश टर्म आपको ज़्यादा याद रखने हैं, यूरिन। समझ में आ गई बात? तो यूरिन प्रोडक्शन की हम यहाँ पर मोस्टली बात करेंगे भाई, और एक अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन, आप हेडिंग लगाइए, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन जिसको बोला जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, देखिए भाई क्या है उत्सर्जन। उपापचयी
क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी ये डेफिनेशन है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप अपनी कॉपी में ज़्यादा इम्प्रेस जमाने के लिए आप पता है क्या कर सकते हैं? जैसे ये उत्सर्जन कहलाती है ना, तो इसकी जगह पे आप जैसे इंग्लिश वर्ड यूज कर दें, जैसे एक्सक्रीशन कहलाती है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस जमता है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब देखो मैं आपको बता दूं भाई, सभी बच्चे ना एक जैसे नहीं होते। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं और इनको इंग्लिश लिखने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो भाई वो हिंदी में लिखें, ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखेंगे उनको ज़्यादा नंबर और हिंदी में लिखेंगे उनको कम नंबर, भाई ऐसा नहीं समझना। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी अच्छी पकड़ है तो वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें तो क्या है, सभी को इक्वल लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए मैं हिंदी शब्द यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बढ़िया बच्चे हैं और उनका इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो आप जैसे उत्सर्जन ना लिखकर यहाँ पर एक्सक्रीशन कहलाती है ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं, एज यू विश। चलिए भाई, ये डेफिनेशन आप सभी ने लिख ली है, एक बार इसको समझ लें डेफिनेशन को भाई क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए कि भाई आखिर ये एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपको एक बार बता देता हूं, अरे उपापचय क्रिया आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी है, उपापचय नहीं पढ़ी? नहीं है रेडॉक्स, अरे उपापचय अलग होती है ना। तो देखिए रेडॉक्स तो पढ़िए, पढ़िए रेडॉक्स, हाँ चलो रेडॉक्स मुझे याद आ गई, पढ़िए क्या रेडॉक्स, है ना, O2H2 वाली। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए भाई, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है मैं आपको बता दूं कि अपचय और उपचय, अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं जब एक साथ चलती हैं तो हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अपचय का मतलब जैसे होता है किसी चीज का टूटना, और उपचय का मतलब होता है किसी चीज का संश्लेषण होना, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम चलते रहते हैं। तो जैसे भोजन का विखंडन हो रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई नए अमीनो अम्ल, नए पदार्थ बन भी रहे हैं, भाई एक तरफ तो डाइजेस्टिव सिस्टम उनको तोड़ रहा है भोजन को सरल रूपों में, और वापस हमारी बॉडी उन सरल रूपों से जटिल रूप भी बना रही है ना, समझ रहे। तो ये उपचय और अपचय हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं क्रियाएं। तो उनके फलस्वरूप क्या होता है, एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। कौन से उत्पाद बनते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद, यानी कि ऐसे उत्पाद जिनका मुख्य जो प्रोडक्ट है, मुख्य जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। यदि वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। और
जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का नाम आपने सुना है, प्रोटीन्स भी मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से ही बनती है। उसमें अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें एमिनो समूह होता है, यानी कि NH2 ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन है NH2 में, है ना। तो एक सिंपल सी बात क्या हुई, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, मतलब पाचन संश्लेषण ये जो चलती रहती है ना, इनके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। अब मैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद मोस्टली आपको बता दूं तो अमोनिया। क्या है भाई, अमोनिया। अमोनिया का आपने नाम सुना है NH3, तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन है कि नहीं, है ना। तो जो अमोनिया है यह एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है जो प्लांट्स और एनिमल इतना विषाक्त है कि यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रही बात। तो इस पदार्थ को हमें बाहर निकालना ही आवश्यक होता है भाई, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है वो हर प्राणी में अलग अलग रूप में बदल जाती है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा किस किस में बदल जाएगी, है ना। तो मोस्टली आप यूं मानो कि अमोनिया जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए, प्लांट की बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। तो इन्हीं अपशिष्ट उत्पादों को यदि हम बाहर निकाल दें, क्या निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो हम उस प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलेंगे। क्या कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के माध्यम से जो अपशिष्ट उत्पाद नाइट्रोजन के बने थे ना हमारी बॉडी के अंदर, यदि हम उनको किसी तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दें, एलिमिनेट उनको कर दें, तो हम उस क्रिया को एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। मोस्टली अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको, ये हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद हैं। तो डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक पॉइंट यहां पर लिखिए आप, नाइट्रोजनी अंतः उत्पाद के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अमोनोटैलिक, या इनका हिंदी नाम लिखूं क्या मैं, चलो कोई बात नहीं, समझा दूंगा ना, इनके नाम याद रखो। यूरियोटैलिक, यही आपसे पूछे जाएंगे। यूरिकोटैलिक, ठीक है। नोट कीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन, एक दो लाइन छोड़ के आप इस लाइन को लिखना, ठीक है। या मैं कहूँ ना यार, मुझे भूल गया, तो आप इसको ना डबल बड़ा एरो बना के लिखो ऐसे। मैंने इस शब्द का आज जिक्र किया है ना, काफ़ी दिन बाद मुझे याद आया है कि मैं ऐसे लिखाता था इसको ना, कोई बात नहीं। ये मतलब बड़ा एरो लगा के आपको ये शब्द लिखना है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कोई अलग बात है। 1-2 लाइन छोड़कर डेफिनेशन के बाद ये बड़ा एरो लगाइए और फिर इस चीज को आप लिखिए, है ना। लिख लिए। चलिए तो अब हम इनकी क्रम से बात करते हैं भाई। नंबर 1 हेडिंग आप लगाइए, अमोनोटैलिक। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश शब्द ही हैं, हिंदी में इसको अमोनिया उत्सर्गी बोलेंगे, कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं है। तो ये इंग्लिश वर्ड ही है भाई, अमोनोटैलिक, ठीक है। हाँ तो देखिए, ऐसे प्राणी जिनका, या मैं कहूं ऐसे प्राणी जो
नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनो टैलिक कहलाते हैं। ठीक है, अमोनोटैलिक। सेकंड, अच्छा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मछलियां, कछुआ, टैडपोल। सेकंड है यूरियोटैलिक। ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मनुष्य, खरगोश आदि। ठीक है भाई, लिखते चलिए आप, एक बार मैं समझा दूंगा इनको। यूरिकोटैलिक ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, पक्षी, सर्प, है ना, और यार उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो मैं यहाँ एक वर्ग लिख देता हूँ, मैं आपको बता दूं। पक्षी है, रेप्टाइल और ऊंट। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप। हाँ, रेप्टाइल में मुझे याद आ गया, आप ऐसे लिख लेना, सर्प और छिपकली। छिपकली में क्या है, वो घिहोरा होता है ना, घिहोरा, गोहिरा जिसको बोलते हैं, गोहिरा, उसका मैं नाम सोच रहा था ना। कोई बात नहीं, आप छिपकली लिख लीजिए, वो छिपकली वर्ग में ही आता है, जो गोहिरा वगैरह होते हैं ना। नोट कर लिए सभी ने, लिख लीजिए पहले आप इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां से। ये रेप्टाइल के आगे ना, ये सर्प और छिपकली लिख लेना ब्रैकेट में। लिख लिया? अब सुनिए ध्यान से, देखो बात को जरा ध्यान से समझिए।
हमें ये पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के माध्यम से हर प्राणी के शरीर के अंदर एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि वो शरीर से बाहर नहीं निकला तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसके कारण हो जाती है, हो सकती नहीं है, हो जाती है। ठीक है, तो अब हर प्राणी में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद अलग अलग है, तो इस आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। मतलब जितने भी प्राणी हैं वो उत्सर्जन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। तो वो है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। और एक सिंपल सी इनकी परिभाषा बनती है। अमोनो से आप अमोनिया कहेंगे, यूरियो से आप यूरिया बोलेंगे और यूरिको से आप यूरिक अम्ल बोलेंगे। 3 पदार्थ आपको याद रहने चाहिए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, है ना। तो ये 3 हमारे अपशिष्ट उत्पाद हैं जिनको हम एक्सक्रीट या एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी अब कि कुछ ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करें तो वो क्या कहलाएंगे, अमोनोटैलिक कहलाएंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन से जीव हैं। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि जलीय प्राणी जो होते हैं, जो हमेशा जल में रहते हैं, उनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो जलीय प्राणी होते हैं वो जल में रहते हैं ना, जल में जो रहते हैं वो हमेशा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मेढक वगैरह भी करते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। तो जो जलीय प्राणी हैं वो कौन से, वो कहलाएंगे अमोनोटैलिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। याद रह जाएगा आपको। मछलियां हैं, कछुआ है, टैडपोल आप जानते हैं, मेंढक के छोटे बच्चे, मेंढक के छोटे बच्चों को टैडपोल कहा जाता है, उनके लार्वा को। यूरियोटैलिक, सिंपल सी डेफिनेशन तो समझानी नहीं है, ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करें। अब ये जो अमोनिया तो सभी प्राणियों में होगी, लेकिन कुछ प्राणी क्या करते हैं, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं और कुछ इसको यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। लेकिन प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, प्राथमिक जो उत्पाद है, वो सभी में अमोनिया होता है। अब कुछ प्राणी इसको सीधे अमोनिया के रूप में ही निकाल देंगे, कुछ अमोनिया को यूरिया में बदलेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, कुछ अमोनिया को यूरिक अम्ल बदलेंगे। इतनी सी बात है, अमोनिया सभी में रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यूरिकोटैलिक में आते हैं हम, ये हमें याद रखना है। तो हम हमारी यूरिन के माध्यम से जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो मोस्टली यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन मोस्टली यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे यकृत के अंदर यूरिया बनता है आर्निथिन चक्र के माध्यम से, अमोनिया से। ठीक है, यूरिकोटैलिक सिंपल है, जिनका अंतिम उत्पाद यूरिक अम्ल हो, है ना। तो जैसे पक्षी, रेप्टाइल। एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर पानी की अत्यधिक कमी हो या जो पानी को कम पीते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया यूरिक अम्ल में बदलता है। ठीक है, तो ये वो प्राणी हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी पीते हैं। ठीक है, उनका जो मूत्र है गाढ़ा होता है, और गाढ़े होने का मतलब है उसमें यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा। और जो मीडियम है वो यूरियोटैलिक होते हैं, मतलब जहाँ पानी की ना कमी ना ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे हम यहाँ रहते हैं तो वो यूरिया में बदल देते हैं अमोनिया को, और जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ अमोनिया को डायरेक्ट उत्सर्जित कर दिया जाता है। ज़्यादा पानी अमोनिया, थोड़ा कम पानी यूरिया, बहुत कम पानी यूरिक अम्ल। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको ये तीनों परिभाषाएं या इनके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं वो याद रह जाएंगे, है ना। कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद के आधार पर प्राणियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। तो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ये सारी चीजें आपको याद रख के चलनी है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें।
एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। और कल से हम अपने मानव उत्सर्जन तंत्र, कल से हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल से। तो आज इसको आप याद कर लेना। मोस्टली आज आपको क्या करना है, उत्सर्जन की परिभाषा याद रखनी है और ये तीनों प्रकार के प्राणी याद रखने हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल।